छात्रों, हम 10वीं कक्षा का जो 9वां पाठ है रीढ़ की हड्डी, वह पाठ पढ़ रहे थे। इसके पहले के पाठ में हमने देखा कि गोपाल प्रसाद तथा उनका बेटा शंकर उमा को देखने के लिए आए हुए हैं। उनकी बातचीत चल रही है, तभी उमा पान की तश्तरी लेकर आ जाती है और उसे चश्मा लगाया हुआ देखकर दोनों बाप बेटे चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लड़की कैसी चाहिए? कम पढ़ी लिखी, ज़्यादा पढ़ी लिखी उन्हें लड़की नहीं चाहिए। और उमा को चश्मा लगाया देखकर उन्हें लगता है कि शायद उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पढ़ाई लिखाई के कारण तो उसे चश्मा नहीं लगा है। और वह ये सवाल रामस्वरूप जी को पूछते हैं। तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि जी नहीं, पिछले महीने में इसकी आंखें दुख रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए लगाने के लिए चश्मा दिया हुआ है। तो गोपाल प्रसाद फिर से एक बार पूछते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? तो रामस्वरूप कहते हैं नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना। यानी रामस्वरूप जी का कहने का मतलब है कि नहीं साहब, पढ़ाई वढ़ाई के कारण नहीं लगाया, अभी मैंने अर्ज़ किया, यानी अभी मैंने बताया ना कि पिछले महीने में इसकी आंखें दुख रही थी, इसलिए इसे चश्मा दिया है कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने लगाने के लिए। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कोमल स्वर में बैठो बेटी, यानी फिर उनकी दिल की तसल्ली हो जाती है कि ये चश्मा पढ़ाई के कारण नहीं लगा है, बल्कि आंखें दुख रही थी इस कारण कुछ दिनों के लिए लगा हुआ है। ये उन्हें तसल्ली हो जाती है तो उनका स्वर क्या हो जाता है? बदल जाता है। कोमल स्वर में वो क्या कहते हैं? उमा को बैठने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती है। हमने देखा कि शुरुआत में ही हमने एकांकी के देखा कि रामस्वरूप और उनका नौकर एक तख्त लेकर आए हुए हैं। वह तख्त उन्होंने उमा को बैठने के लिए वहाँ पर डाल रखा था, ताकि उस पर उमा बैठ सके और अच्छी तरह से गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा को देख सके। तो रामस्वरूप कहते हैं कि वहाँ तख्त पर बैठ जाओ, और वहीं पर उन्होंने उमा का हारमोनियम तथा सितार रखा हुआ था। तो वो कहते हैं कि अपने बाजे के पास बैठ जाओ। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। तो उमा को देखते हुए वह चलकर जाकर वहाँ तख्त पर बैठती है, तो उसकी चाल ढाल देखते हैं और वो कहते हैं कि यानी चाल में कुछ खराबी नहीं है, यानी ठीक तरह से चलती है। चेहरे पर भी छवि है, यानी तेज़ है, यानी चेहरा भी अच्छा है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के लिए शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए थी? खूबसूरत ही लड़की चाहिए थी। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत। तो उमा से सवाल पूछते हैं कि कुछ गाना बजाना सीखा है क्या? तो रामस्वरूप ने उमा के पिताजी ही जवाब देते हैं कि सितार भी बजा सकती है और बाजा भी। और वो उमा को कहते हैं कि कोई एक आध गीत सितार बजाते हुए सुनाओ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। तो पिताजी के कहने पर वह तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद के कहने पर कि कुछ गाना वाना सुनाओ, तो रामस्वरूप भी कहते हैं कि एक आध गीत सितार के साथ सुनाओ। तो वो सितार बजाते हुए मीरा बाई का जो मशहूर भजन है मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। और गाना गाते गाते उसकी आंखें शंकर की झेपती सी, यानी शंकर किसी बात से क्या हो रहा है? शर्मा गया है, उसे किसी बात की शर्म आ रही है, इसलिए उसकी आंखें झेपती सी, यानी वह किसी बात पर लज्जित है और वह आंखें नहीं मिला पा रहा है उमा से, और उससे उसकी आंखें मिल जाती है। अब तक उसने शंकर की ओर नहीं देखा था और अब पहली बार उसने शंकर को गाना गाते गाते उसकी आंखें शंकर पर पड़ी है, और गाते गाते वह क्या कर जाती है? एकदम रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। तो अचानक से वो रुक जाती है मीराबाई का भजन गाते गाते। तो रामस्वरूप कहते हैं कि क्यों, बीच में ही क्यों रुकी हो? क्यों, क्या हुआ? और गाना पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छी गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। तो इस पर रामस्वरूप के फिर से आग्रह करने पर कि गाना पूरा करो, गोपाल प्रसाद कहते हैं कि नहीं, जितना गाया है उतना काफ़ी है, आपकी लड़की
अच्छा गाना गाती है। तो ये बात सुनकर उमा सितार रखती है और अंदर जाने के लिए उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। तो गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि अभी मत जाओ, ज़रा ठहरो। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है, यानी और शायद उसकी कुछ परीक्षा गोपाल प्रसाद को करनी थी और कुछ सवाल पूछने थे, इसलिए वह उमा को रुकने के लिए कहते हैं। तो रामस्वरूप भी कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए और बैठ जाओ। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। आगे सवाल पूछते हैं गोपाल प्रसाद, क्या तुम्हें पेंटिंग करना आता है, यानी पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? तो इस पर उमा कोई जवाब नहीं देती। तो रामस्वरूप ही क्या कहते हैं, देखो। हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद के प्रश्न पूछने पर कि पेंटिंग वेंटिंग सीखी है क्या, आती है क्या, तो उमा चुप ही रहती है, कोई जवाब नहीं देती। तो रामस्वरूप ही कहते हैं कि मैं आपको बताना भूल गया कि इसे पेंटिंग अच्छी तरह से आती है। ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना, कुत्ते की जो तस्वीर निकाली हुई है दीवार पर, वो उमा ने ही बनाई है, और वो दूसरी दीवार पर जो तस्वीर है वह भी उसने ही बनाई है। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, यानी फिर वो पूछते हैं कि अच्छी बात है, पेंटिंग यानी गाना अच्छी तरह से आता है, पेंटिंग भी आती है। अब फिर वह आगे सवाल पूछते हैं कि सिलाई आती है क्या, यानी कपड़े सीना, सिलाई कढ़ाई आती है क्या? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। हाँ हाँ हाँ। तो रामस्वरूप क्या कहती है, यानी सारे घर में जो सबको जो सिलाई किए हुए जो भी चीज़ें लगते, कपड़े लगते हैं, वो यही सिलती है। यहाँ तक कि मेरी ये जो पहनी हुई कमीज़ है ना, ये भी उमा ने ही सी हुई है। और वह हंसते हैं अपने इस बात पर। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। अब उन्होंने सवाल एक के बाद एक पूछे। गाना गाने के लिए कहा, गाना सुनाया। फिर कहते हैं पेंटिंग वेंटिंग आती है क्या? उस पर भी रामस्वरूप कहती है कि इसे पेंटिंग अच्छी तरह से आती है। ये बनाई हुई तस्वीरें दीवार पर लगाई हुई उमा ने ही पेंट की हुई है। फिर पूछते हैं सिलाई कढ़ाई आती है क्या? तो रामस्वरूप कहते हैं कि सारे घर की सिलाई इसी के ज़िम्मे है, यानी सारे घर में के लोगों के लिए यही सिलाई करती है कपड़ों की। फिर इसके आगे सवाल पूछते हैं कि कोई इनाम जीता है क्या, यानी जो तुम्हें कलाएँ आती है या कोई इनाम जीता है क्या तुमने? तो उमा किसी सवाल का जवाब नहीं देती। जब से उसने शंकर को देखा है वह एकदम से चुप हो गई है, और वो चुप ही रहती है। तो उसे जवाब दे, इसका इशारा करने के लिए रामस्वरूप खांसते हैं, और गोपाल प्रसाद उससे जवाब सुनने के लिए अधीर हो उठते हैं, पर उमा फिर भी चुप है। अब थोड़ा सा रामस्वरूप क्या हो जाते हैं, सकपका जाते हैं, थोड़ा सा घबरा जाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ हाँ, ज़रा शर्माती है, इनाम तो इसने, यानी रामस्वरूप उमा को कहते हैं कि जवाब दो, आप तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं गोपाल प्रसाद। और फिर वह उसके चुप रहने का कारण बताते हैं कि वह शर्मा रही है, और इनाम तो इसने, यानी वो बताने जा रहे हैं कि इसने इनाम कई जीते हैं, ये बात रामस्वरूप बताने जा रहे हैं। तभी गोपाल प्रसाद कहते हैं ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। यानी सारे सवालों का जवाब रामस्वरूप ही दे रहे हैं जो उमा से पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण गोपाल प्रसाद थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, उन्हें बुरा लगता है इस बात का, या थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और उनका स्वर, जो अभी कोमल स्वर में उमा से सवाल पूछ रहे थे, अभी उनका स्वर तुरंत क्या हो जाता है, बदल जाता है, और रूखे स्वर में कहते हैं कि ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, यानी इसे भी तो किसी सवाल का जवाब देना चाहिए। या रामस्वरूप को कह रहे हैं कि आप ज़रा चुप रहिए, इसे जवाब देने दीजिए। गोपाल प्रसाद, सॉरी रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। तो रामस्वरूप उमा को कहते हैं कि आप, यानी गोपाल प्रसाद आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हो तो उसका जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखाता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। तो रामस्वरूप के इस कहने पर कि जवाब दो गोपाल प्रसाद तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उमा
धीमी आवाज़ में जवाब देती है, लेकिन हल्की आवाज़ में धीरे से जवाब देती है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक दृढ़ निश्चय है, उसकी आवाज़ मजबूत है। और वो क्या कहती है कि पिताजी, बाबूजी, मैं क्या जवाब दूँ, है ना। जब कोई फर्नीचर की दुकान में हम जाते हैं कोई फर्नीचर खरीदने के लिए, कुर्सी या मेज़ खरीदने के लिए, तो कुर्सी मेज़ तो कुछ नहीं कहती है। बस दुकानदार क्या कर देता है, कुर्सी मेज़ या को खरीदार को दिखाता है। वो चारों ओर से मुआयना करता है, हाथ लगाकर देखता है, उसे अच्छी लगी तो वो खरीदता है, नहीं लगी तो वो चला जाता है। कुर्सी मेज़ की इसमें कुछ नहीं चलती है ना। तो उमा कहती है कि मेरी हालत भी कैसी हो गई है, उसी कुर्सी मेज़ की जैसी हो गई है। जैसे फर्नीचर के दुकान में जो फर्नीचर बिकता है वह जैसे होता है, वो तो निर्जीव होता है, पर मैं कैसी हूँ, एक जीती जागती इंसान हूँ। मैं सजीव हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। फिर भी आज मेरी हालत कैसी हो गई है, उस कुर्सी मेज़ की जैसी हो गई है। और मुझे खरीदने के लिए, है ना, शादी के नाम पर मुझे जैसे खरीदा ही जा रहा है, और खरीदने के लिए जैसे ये लोग आए हैं और मुझे देख रहे हैं, मुझे सवाल पूछ रहे हैं, और इसमें मेरी अपनी मर्जी की कोई यानी अहमियत नहीं है। और यही बात वो अपने क्या कहती है, अपने पिताजी को बताती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 के इस जवाब पर वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं रामस्वरूप। और आगे इसका नतीजा क्या होगा ये सोचकर उन्हें थोड़ा सा अंदर से डर भी लगता है। और वह खड़े रहकर अचानक से उमा को कहते हैं, उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। तो उमा कहती है कि मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ, मैं जो बोलना चाहती हूँ, अब तक मैं चुप बैठी थी, लेकिन बोलने के लिए आप लोगों ने ही मुझे क्या किया है, कहा है कि बार बार कि कुछ जवाब दो, कोई बोलो। तो अब जब मैंने मुंह खोला है तो मुझे पूरी तरह से बोल लेने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा का जवाब सुनकर गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है, और वह ताव में यानी गुस्से में क्या कहते हैं रामस्वरूप को कि आपने मेरा अपमान करने के लिए, इज्जत उतारना यानी अपमान, बेइज्जत करना, तो आपने मुझे अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? यानी आपकी बेटी किस तरह से जवाब दे रही है। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। तो उमा कहती है कि इतनी देर से आप पूछ रहे हैं चल कर कि चाल ढाल ठीक है, गाना आता है क्या, बजाना आता है क्या, पेंटिंग आती है क्या, सिलाई आती है क्या, इनाम जीते क्या। यानी इतने एक के बाद एक सवाल आप पूछ रहे हैं, जैसे इतना नाप तोल कर रहे हैं, ठोक बजाकर जैसे कोई चीज़ खरीदी जाती है, उसी तरह से मेरी हालत आपने जो कर दी है उसके बारे में आपको कुछ नहीं लगता है क्या। उमा ये सवाल गोपाल प्रसाद से पूछती है। शंकर, बाबूजी चलिए। तो इतनी देर से शंकर जो थोड़ा सा झेप सा रहा था, लज्जित हो रहा था, वह अब गोपाल प्रसाद को कहता है कि बाबूजी यहाँ से चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। तो उमा ये जो जवाब देती है, उमा जो सवाल पूछती है गोपाल प्रसाद से, ये सुनकर उन्हें लगता है कि शायद ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इसी कारण ये इसमें सोचने की, समझने की क्षमता है और ये सवाल पूछ रही है। और यही उन्हें नहीं चाहिए था। उन्हें लड़की कैसी चाहिए थी? कम पढ़ी लिखी, ताकि जो भी कहा जाए, जो भी उससे करवाया जाए, वो चुपचाप नीचे गर्दन कर कर क्या करे, जिंदगी भर वह सबकी बातें सुनती रहे, अपनी बात न वो कह सके, इतनी हिम्मत न रख सके। उन्हें लगता है शायद ये पढ़ी लिखी है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, कॉलेज में ये गई है, इसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। तो उमा का जवाब सुनकर उन्हें लगता है और वह यह सवाल पूछते हैं। तो रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल है। लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। तो गोपाल प्रसाद के सवाल पर, क्या तुमने कॉलेज में पढ़ाई की है या कॉलेज में जाती हो? तो उमा कहती है कि जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने अपना बीए पूरा किया है, और पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है या कोई अपराध नहीं है।
या जिस पर लज्जा आए, ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ना लिखना तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंसान को और एक बेहतर इंसान बनने में पढ़ाई लिखाई क्या करती है, मदद करती है। उसके सोचने समझने की क्षमता पढ़ने लिखने के कारण क्या होती है, बढ़ जाती है। और यही बात उमा राम गोपाल प्रसाद को कहती है कि मैंने अपना बीए पूरा किया है, मैंने पढ़ाई की है यानी कोई पाप नहीं किया है, या पढ़ाई की है यानी कहीं चोरी नहीं की है, ना ही आपके बेटे के जैसे, है ना। शंकर की कौन सी बात गोपाल प्रसाद को उमा बताती है कि शंकर क्या कहता है, छुप छुप कर लड़कियों के हॉस्टल के में ताक झाक करता है, छुप छुप कर वह करता है, कायर है। और इस तरह से लड़कियों को बुरी नज़र से देखना, या उनके हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर काटना, या छुप कर उन्हें देखना, ताक झाक करना। पकड़े जाने पर उसने क्या किया था, छुप कर ताक झाक कर रहा था, पर जब पकड़ा गया था तो वो हॉस्टल के नौकरानी के पैर पड़कर वो वहाँ से क्या किया था, वो भाग गया था। मैं तो आपके बेटे के जैसे नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई की है जिसका फ़क्र या अभिमान मुझे है, और आपके बेटे के जैसे मैं कायर भी नहीं हूँ, और इस तरह की मेरा स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत, अपने माता पिता, अपने घर की, अपनी इज्जत का, मान का ख्याल है, और मैं उस पर कोई आँच नहीं आने देती। यानी मैं एक स्वाभिमानी लड़की हूँ, पढ़ी लिखी स्वाभिमानी लड़की हूँ, और इस बात का मुझे अभिमान है, ये वो कहती है। और शंकर की असलियत वो गोपाल प्रसाद तथा अपने पिताजी को भी बता रही है, क्योंकि वह किस तरह से मुँह छिपाकर वह भागा था। और इसी कारण जब से शंकर ने उमा को देखा था, तब से वह उमा से आंखें नहीं मिला पा रहा था। रामस्वरूप, उमा उमा, गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तो गोपाल प्रसाद को और गुस्सा आ जाता है कि वह शंकर की असलियत बताती है, साथ ही साथ जो सच है वह दृढ़ता के साथ बताने की हिम्मत दिखाती है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, गुस्से से खड़े हो जाते हैं जाने के लिए, और कहते हैं कि रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, यानी मुझे धोखा दिया। मुझे तो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की अपने लड़के के लिए चाहिए ही नहीं थी। आपने कहा था कि वह सिर्फ 10वीं तक, मैट्रिक तक पढ़ी हुई है, पर आपकी लड़की तो बीए पास है, यानी आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मुझसे झूठ बोला है। और वो जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। तो उमा कहती है कि जाइए जाइए, ज़रूर जाइए, लेकिन घर जाने पर इस बात पर ज़रा गौर से सोचिएगा, पता लगाइएगा कि आपका बेटा, यानी उसमें ज़रा भी स्वाभिमान नहीं है, उसमें ज़रा भी मान नहीं है। एक तो उसमें यानी कायर लोगों की तरह वह लड़की बुरी नज़र से लड़कियों को देखता है, उसमें संस्कार नहीं है अच्छे, और जब वह पकड़ा जाता है तो वह क्या करता है, पैर पकड़ता है और जैसे तैसे वहाँ से जाता है। यानी उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी उसमें ज़रा भी स्वाभिमान नहीं है। तो इस बात क्यों नहीं है, इस बात पर ज़रा गौर से सोचिए, ये उमा गोपाल स्वरूप प्रसाद को कहती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। इतना सब कुछ उमा कह देती है, पर गोपाल प्रसाद के हाथ में अब कुछ नहीं है, वो कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बेटे की करतूत जो उनके सामने आई है, और उनकी भी असलियत सामने आती है कि किस तरह से वह यानी सभा सोसाइटियों में जाते हैं, खुद वकील है, बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, फिर भी उनके विचार कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनकी मानसिकता कैसी है, पिछड़ी हुई है। यानी दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो वो पढ़े लिखे हैं, आधुनिक है, पर मानसिकता अभी भी उनकी कैसी है, पिछड़ी हुई ही है, जो लड़कियों को या औरतों को, जिनके मन में औरतों के लिए कोई आदर नहीं है, मान नहीं है, तो कुछ पुरुषों का यानी पैर की जूती समझना औरतों को, इस तरह की जो मानसिकता है, कुछ नहीं, लगभग बहुत सारे पुरुषों की ऐसी ही मानसिकता है कि बस काम करने के लिए चाहिए, शादी करनी है तो बहू क्यों चाहिए, बीवी क्यों चाहिए, घर का काम करे, चुप बैठे, जो कहे वह सुने, ताने जितने दो, मारो पीटो, वो चुपचाप सुनती रहे।
ऊपर मुंह कर आंखें उठाकर या अपने मुंह से कुछ इसका विरोध भी न करे या कुछ कहे भी नहीं, ऐसी लड़की शादी के लिए चाहिए होती है। और लड़कियों को इसी तरह से पाला पोसा जाता है या इसी तरह से रखा जाता है, उनकी भी मानसिकता ऐसे ही बनाई जाती है खासकर कि तुम्हें घर का सारा काम आना चाहिए, किसी को यानी कोई कुछ तुम्हारे साथ गलत कहे या करे तो भी तुम्हें चुप ही बैठना है क्योंकि तुम लड़की हो या एक औरत हो। इस तरह से उनका पालन पोषण भी घर में किया जाता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना हक लड़कों का है पढ़ने लिखने का, उतना ही हक लड़कियों को भी पढ़ने लिखने का है। समान शिक्षा का अधिकार सबको मिला हुआ है, तो ये हक लड़कियों को भी मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाना लिखाना है, क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार की उन्नति होती है। एक लड़का पढ़ता है तो वो पढ़ाई लिखाई उसकी तक ही सीमित होती है, पढ़ाई लिखाई के कारण उसकी ही प्रगति होती है। पर लड़की पढ़ती लिखती है तो पूरा परिवार सुशिक्षित हो जाता है या पूरे परिवार की स्थिति बदल जाती है। और इसी बात को जगदीश चंद्र माथुर जी इस एकांकी के ज़रिए बताना चाहते हैं। तो नारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका देना है, उन्हें भी लड़कों के जैसे सारे अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए और इसके प्रति सबके मन में सजगता आनी चाहिए। यही संदेश ये एकांकी देती है। आशा करती हूँ आपको ये एकांकी या इसके द्वारा दिया गया संदेश समझ में आया होगा। धन्यवाद।